चलो लेट स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ योर एक चैप्टर क्या है आपका? टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड ई वे बिल। अभी उसमें सबसे पहले उसने बोला है हु कैन रेज अ टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस तो आपका रजिस्टर्ड पर्सन ही रेज कर सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन सा वाला? द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, या फिर ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो दैट पर्सन विल इशू योर टैक्सेस। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने आपको बताया है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ये वाला पार्ट हम वापस रिवाइज नहीं करने वाले बिकॉज दिस इज सेम एज दैट स्टडीड इन योर चैप्टर 5 यूनिट 1 याद है? चैप्टर नंबर 5 का क्या था हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई था कि तब तक आपका वो इनवॉइस वगैरह कब तक इशू हो जाना चाहिए। तो ये वाला चीज़ हम वापस रिवाइज नहीं करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो आप भी इसको वापस रिवाइज मत करो क्योंकि दिस इज सेम विच वी हैड डन इन योर चैप्टर नंबर 5। तो एक ही एक चीज़ को बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि यहाँ पे जो दिया है, जो चैप्टर नंबर 5 में दिया है, दैट इज सेम। फिर देखो ना, नेक्स्ट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सब कुछ आपके चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी कवर हो गया। अभी नेक्स्ट आओ थर्ड वाले पार्ट में कि इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। आपके टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए? आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर होना चाहिए, बराबर। फिर वो इनवॉइस सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। दैट नंबर शुड नॉट एक्सीड द 16 कैरेक्टर्स। फिर दैट इनवॉइस नंबर शुड बी यूनिक फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। वो टैक्स इनवॉइस जो डेट पे इशू आ रहेगा वो डेट होना चाहिए। रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर होना चाहिए। फिर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका नाम एंड एड्रेस होना चाहिए। फिर एचएसएन होना चाहिए। आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज। फिर अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो उसका क्वांटिटी होना चाहिए, उसका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए, टैक्स रेट होना चाहिए। आपने जितना टैक्स अमाउंट, मतलब टैक्स को आपको अमाउंट में क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि भाई इतने रुपीज़ का मैंने टैक्स चार्ज किया। फिर नेक्स्ट एक आपका आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, वो भी आपको इनवॉइस पे बताना पड़ेगा। फिर वो क्या बोल रहा है, मानो कि जहाँ पे आपका जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो एड्रेस एंड जहाँ पे आप गुड्स का एक्चुअल डिलीवरी दे रहे हो, अगर वो एड्रेस अलग है तो आपको दोनों एड्रेस भी देना पड़ेगा। फिर लास्ट वो लोग क्या बोलते हैं, अगर सपोज ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपका टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो आपको इनवॉइस में स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। एंड लास्ट वो लोग क्या बोलते हैं, सप्लायर या फिर उसके ऑथराइज सिग्नेटरी को साइन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन, अगर आपका इनवॉइस इशू हो रहा है इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड तो आपको साइन का ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपके बेसिक कंटेंट्स है कि जो कि आपके टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए। अभी एक और चीज़ समझा, आपका जीएसटी लॉ क्या बोलता है कि हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस का कुछ फॉर्मेट नहीं दिया आपको। जो फॉर्मेट में रखना है आप रखो, लेकिन आपके टैक्स इनवॉइस में से इसमें से जितने भी कंटेंट्स आपको एप्लीकेबल है दैट शुड बी कंपल्सरीली देयर इन योर टैक्स इनवॉइस। ठीक है, फॉर्मेट कोई प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन ये सारे कंटेंट्स, ये सारे फील्ड आपके टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए, बराबर। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस। हमने क्या पढ़ा है? मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस। अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है तो आपके 3 में जाएंगे, बराबर। ट्रिप्लीकेट में इशू होगा एंड सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट। अभी गुड्स में ट्रिप्लीकेट होगा तो उसमें कैसे क्या होगा, जो आपका ओरिजिनल कॉपी रहेगा वो जाएगा रेसिपिएंट को, डुप्लीकेट जाएगा ट्रांसपोर्टर को, और ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर के खुद के रिकॉर्ड्स के लिए रहेगा। एंड सर्विसेज में डुप्लीकेट क्यों आ जाता है? क्योंकि सर्विसेज में कहीं पे भी आपको ट्रांसपोर्टर को एक भी कॉपी नहीं देना। तो उन लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉपी फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर। एंड वो लोग बोलते हैं कि ये जो आपका GSTR 1 का जो रिटर्न जाता है, बराबर, ये हम चैप्टर नंबर 10 में बात करेंगे कि ये जो आपका GSTR 1 में जो आप डिटेल्स जाते हो वो आपका जाएगा सीरियल नंबर 1, बराबर। वो आपका जो GSTR 1 में जो डिटेल जाता है वो जाता है आपका इनवॉइस नंबर 1। फिर नेक्स्ट उन्होंने बात की है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का। अभी उन लोग क्या बोलते हैं कि आपके जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया वो दोनों डेट में आपका डिफरेंस हो सकता है। तो ये पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो, ये पीरियड के लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। एंड उन्होंने एक और चीज़ बोला, आपका ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? जिस दिन आपका सर्टिफिकेट आया उसके विद इन 1 मंथ तक आपका ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको चाहिए ना तो आप है ना, जो भी आपने अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई किया होगा उसके लिए आप है ना एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस
बना सकते हो, मतलब एक एक नहीं बना के आप है ना एक कंसोलिडेटेड एक साथ में रिवाइज टैक्स इनवॉइस बना दो। लेकिन कब बना सकते हो? ओनली व्हेन योर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, ओनली व्हेन योर रेसिडेंट इज ओनली व्हेन योर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। एंड उसमें उन्होंने एक और चीज़ बोला है कि मानो आपके ये CT आ रहा है, मतलब योर कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ओके, तो अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मानो, लेकिन अगर मेरा कोई रेसिपिएंट है जहाँ पे मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ एंड अगर वो वैल्यू एक्सीड हो जाता है 2,50,000 से, तो वो केस में मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकती। बराबर, तो मैं कौन से केस में कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकती? जहाँ पे मैं किसी एक रेसिपिएंट को इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ एंड उसका वैल्यू एक्सीड ₹2,50,000, तो वो केस में मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकती। बराबर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उन्होंने अभी क्या बोल दिया, पर्टिकुलर्स ऑफ द डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स आर ऑल्सो सेम एज रिवाइज टैक्स इनवॉइस। बराबर, अभी ये अपने अपन ने क्या पढ़ लिया, अपने टैक्स इनवॉइस का कंटेंट पढ़ लिया। तो ऑलमोस्ट सारे कंटेंट्स आर सिमिलर फॉर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। लेकिन ये तीनों में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड रिवाइज टैक्स इनवॉइस में उनका जो ओरिजिनल इनवॉइस था उसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब डेबिट नोट में आपने कौन से इनवॉइस के सामने डेबिट नोट रेज किया, आपको वो इनवॉइस नंबर एंड डेट देना पड़ेगा। फिर आपने क्रेडिट नोट कौन से इनवॉइस के सामने इशू किया, तो आपको उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट देना पड़ेगा। एंड सेम इज़ द केस विद रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस को आपको आपके ओरिजिनल इनवॉइसेस के साथ में लिंक करना पड़ेगा। बराबर। नेक्स्ट अभी वो लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ऊपर अपन ने बात किया था कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आप है ना कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हो व्हेन इफ़ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200, आपका रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है एंड इफ़ योर रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, तो आप क्या कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द डे आप एक साथ में टोटल कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। लेकिन इसमें ये तीनों कंडीशन याद रखना कि आपका वैल्यू 200 से कम होना चाहिए, आपका रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके रिसिपिएंट इनवॉइस आपसे मांगना भी नहीं चाहिए। वही केस में अपन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं। बराबर। नेक्स्ट अभी आता है आपका बिल ऑफ सप्लाई। अभी ऐसे 3 कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। अभी वो कौन से 3 लोग हैं? सबसे पहले ऐसा कोई रजिस्टर्ड पर्सन हु इज सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स, सर्विसेज या फिर बोथ, या फिर ऐसा कोई पर्सन है हु इज पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, या फिर ऐसा कोई पर्सन है हु इज पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन 2/2019, वो 6% वाला। बराबर, तो ये 3 लोगों को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका रिसीट वाउचर। अभी रिसीट वाउचर मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं सप्लायर हूँ, मेरे को है ना सामने से रिसिपिएंट ने मेरे को एडवांस पेमेंट दिया, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एडवांस पेमेंट मिला ना, तो मेरे को रेसिपिएंट को रिसीट वाउचर देना पड़ेगा। बराबर। एंड अभी उन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सपोज अभी मेरे को एडवांस मिला, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता कि जो मेरे को एडवांस मिला उसके सामने मैं क्या चीज़ का सप्लाई वगैरह करने वाली हूँ। तो वो लोग क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस में ना आप 2 चीज़ अज्यूम कर लो कि आपका रेट विल बी 18% एंड जो आपका नेचर ऑफ सप्लाई रहेगा दैट विल बी इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, तो अगर मेरे को रिसीट वाउचर, सबसे पहले अगर मेरे को एडवांस मिल रहा है, सप्लायर को जब भी एडवांस मिलेगा तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर रिसीट वाउचर देगा रेसिपिएंट को। एंड अगर उसको नहीं पता है कि क्या रेट ऑफ टैक्स पे सप्लाई होने वाला है, क्या नेचर का सप्लाई होने वाला है, तो उसको 2 चीज़ अज्यूम करना पड़ेगा, क्या कि रेट उसका 18% होगा एंड नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंटरस्टेट। ठीक है, ऊपर हमने रिसीट वाउचर पढ़ा, अभी उसका ऑपोजिट एक आता है रिफंड वाउचर। अभी जब मेरे को एडवांस मिला था तब एज अ सप्लायर मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया, लेकिन मानो आपने जिस चीज़ के लिए मेरे को एडवांस दिया था, मैंने वो एडवांस के सामने ना आपको कुछ सप्लाई नहीं किया, तो अभी आप मेरे को क्या बोलोगे, अरे तूने तो मेरे को सप्लाई नहीं किया, तो चल ला मेरे पैसे वापस दे। तो मैं जब आपको आपके पैसे वापस दूंगी तब मेरे को आपको रिफंड वाउचर देना पड़ेगा। जब मेरे को पैसे मिले, जब सप्लायर को पैसे मिले तो सप्लायर ने रिसीट वाउचर दिया, अभी जब सप्लायर वापस पैसे दे रहा है तो सप्लायर को रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा।
बराबर। एंड रिफंड वाउचर कब इशू होगा कि आपका सप्लाई भी नहीं होने वाला है, आपने टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया है, तो सप्लायर विल गिव रिफंड वाउचर टू द रेसिपिएंट, बराबर। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वो लोग बात कर रहे हैं इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने बात किया आपके पेमेंट वाउचर का। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है एंड अगर वो टैक्स पे कर रहा है अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, रिवर्स चार्ज या तो 93 का या तो 94 का, एंड मानो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है या फिर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उसको दोनों केस में पेमेंट वाउचर इशू करना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पे। मतलब रेसिपिएंट जब पे करेगा सप्लायर को तो उसको क्या करना है, उसको कंपल्सरीली पेमेंट वाउचर इशू करना है। ये पॉइंट में एक चीज़ याद रखना, रेसिपिएंट को कंपल्सरीली पेमेंट वाउचर इशू करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ सप्लायर रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो। एंड जबकि आपका अगर इनवॉइस का केस आता है तब ये रेसिपिएंट कब इनवॉइस रेज करेगा, ओनली व्हेन द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। तो एक चीज़ याद रखना, पेमेंट वाउचर हमेशा रेसिपिएंट देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड। लेकिन अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, वो रिवर्स चार्ज पे वो सब पे करना 93 94 वाला है वो, तो वो तभी इनवॉइस इशू करेगा ओनली व्हेन द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। तो इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क करो कि अनरजिस्टर्ड वाला कंडीशन सिर्फ इनवॉइस के केस में ही, बराबर। एंड पेमेंट वाउचर तो आपको हमेशा इशू करना है, आपका सप्लायर रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, बराबर। तो देखो उसने आपको यहाँ पे वही बता के रखा है, इनवॉइस का उसने आपको केस दे के रखा है कि जब भी आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड रहेगा, अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो ही आपका रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी क्रेडिट नोट का बात किया है। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, क्रेडिट नोट आपका सप्लायर ही इशू करता है। अगर उसको अपना कुछ भी टैक्सेबल वैल्यू कम करना होगा, टैक्स वगैरह कम करना होगा, कुछ गुड्स रिटर्न आया होगा, कुछ डिफेक्टिव गुड्स वगैरह होगा, तो सारे केस में क्या इशू होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा। अभी आप एक एक इनवॉइस के सामने या तो एक एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो या तो फिर आप कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो, बराबर। अभी नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट वो लोग बात कर रहे हैं डेबिट नोट के बारे में। अभी डेबिट नोट के केस में वो लोग बोल रहे हैं कि डेबिट नोट भी आपका सप्लायर ही इशू करेगा, लेकिन डेबिट नोट कब आएगा कि अब अगर आपको आपका वैल्यू बढ़ाना होगा, अगर आपको आपका टैक्स अमाउंट वगैरह बढ़ाना होगा तो वो केस में आपका डेबिट नोट आएगा, बराबर। डेबिट नोट विल ऑल्सो बी इशूड बाय द सप्लायर। एंड ये भी आपका, अगर आपको एक एक नहीं देना तो आप टोटल कंसोलिडेटेड दे सकते हो, बराबर। तो इसने ये जो देखे रखा है ना, मे द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ में इशू वन और मोर डेबिट नोट, तो ये सबसे पहले सप्लायर इशू करेगा रेसिपिएंट को, तो या तो वो एक एक डेबिट नोट एक एक क्रेडिट नोट दे सकता है या तो वो कंसोलिडेटेड भी दे सकता। नेक्स्ट, अभी ये चैप्टर का लास्ट पार्ट आपका आता है ई वे बिल। अभी ई वे बिल का मतलब क्या होता है, ई वे बिल मतलब क्या, ये एक डॉक्यूमेंट है, उससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि आपके गुड्स का मूवमेंट हुआ है, बराबर। अभी आपका ई वे बिल का प्रोविज़न दो जगह पे कवर्ड है, एक आपका आता है सेक्शन नंबर 68 में, एक आपका आता है रूल नंबर 138। अभी आपको ई वे बिल कब जनरेट करना, अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड होता है 50,000 से, एंड ठीक है, तो अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड होता है तो आपको कंपल्सरीली ई वे बिल जनरेट करना है, ठीक है। एंड वो केस में आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स किसी से भी मतलब कौन से भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, इट कैन बी फॉर सप्लाई, इट कैन बी फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, और इट कैन बी ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। एंड वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो ई वे बिल होगा वो कहाँ पे जनरेट होगा, आपकी ई वे बिल के पोर्टल पे, मतलब eWaybill.gst.gov.in पे उसको जनरेट करना पड़ेगा। एंड वो कौन से पार्ट में करेगा, पार्ट ए ऑफ द फॉर्म GST EWB 0, ठीक है, तो ये आपका फॉर्म नंबर होगा। अभी उन्होंने ऐसे थोड़े बहुत केसेस बताए कि जहाँ पे आपका वैल्यू 50,000 से क्रॉस नहीं होता तो भी आपको कंपल्सरीली ई वे बिल जनरेट करना है। अभी ऐसा कौन सा केस है, इंटरस्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के केस में कुछ भी इंटरस्टेट ट्रांसफ़र होना है तो उनको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई इंटरस्टेट ट्रांसफ़र हो रहा है ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट गुड, एंड ये ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, कोई तो पर्सन कर रहा है हु इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग
रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसा कोई बंदा है जिसको जीएसटी में बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, लेकिन अगर वो इंटरस्टेट ट्रांसफ़र करता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का तो उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। एंड ये सेम केस इज एप्लीकेबल फॉर योर सीटीपी ऑल्सो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी अगर कुछ इंटरस्टेट ट्रांसफ़र करता है हैंडीक्राफ्ट गुड का तो उसको भी कंपल्सरीली ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी वो बोल रहे हैं कि हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी मूवमेंट ऑफ गुड्स हमें पता करना क्यों ज़रूरी है। ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? द पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है ना, अगर सप्लायर मूवमेंट कॉज कर रहा है, तो अगर सपोज सप्लायर ही आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ अरेंज कर रहा है तो वो केस में इट विल बी डीम्ड एज कि सप्लायर ने मूवमेंट कॉज किया। एंड अगर रिसिपिएंट अरेंज करता है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि रिसिपिएंट ने आपका मूवमेंट कॉज किया। नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या बोलते हैं कि मानो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो वो केस में हम अज्यूम कर लेंगे कि मूवमेंट इज कॉज्ड बाय रिसिपिएंट। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो केस में हम अज्यूम कर लेंगे कि और मूवमेंट इज कॉज्ड बाय रिसिपिएंट। नेक्स्ट अभी वो बोलता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल। अभी ई वे बिल में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी पार्ट ए हमें पता है, पार्ट ए कौन फिल करता है? द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। एंड पार्ट बी कौन फर्निश करता है? द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द। अभी उन्होंने पार्ट ए में दो एक्सेप्शन दे दिया। उन्होंने क्या बोला? नॉर्मली कौन पार्ट ए फिल करता है? द पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया? हाउएवर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश्ड बाय द ट्रांसपोर्टर और बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी इफ दे आर ऑथराइज। मतलब नॉर्मली पार्ट ए कौन फिल करेगा? द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी भी पार्ट ए फिल कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनके पास में ऑथराइजेशन होगा। फिर नेक्स्ट वो लोग बोलते हैं हु कैन जनरेट द ई वे बिल। मानो मैं ही सप्लाई कर रही हूँ एंड मैंने ही ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ अरेंज करके दिया, तो वहाँ पे तो ई वे बिल मेरे को ही जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनर, बराबर। एंड नेक्स्ट केस वो लोग क्या बोलते हैं? where neither the consignor nor consignee generates e-way bill and value of supply is more than 50,000 तो it shall be the responsibility of the transporter to generate it, बराबर। नॉर्मली या तो कंसाइनर करेगा या तो कंसाइनी करेगा। अगर दोनों ने भी नहीं किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से पे आ जाएगा? आपकी ट्रांसपोर्टर पे आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो अदर पॉइंट्स में उन्होंने क्या बोल के रखा है? गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे शैल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। मतलब जब तक आप रेलवे वाले को जब तक आप आपका ई वे बिल नहीं दिखाओगे तब तक वो आपको डिलीवरी नहीं देगा, बराबर। एंड नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं कि लॉ में क्या बोला है कि आपको ई वे बिल कब जनरेट करना है? ओनली व्हेन द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत मस्ती है, उसका कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000 है, फिर भी उसको जनरेट करना, तो उन्होंने बोल दिया कि ई वे बिल कैन बी जनरेटेड इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000। भाई तुम्हें अपने मर्जी से जनरेट करना है, तुम बिंदास कर सकते। नेक्स्ट अभी उन लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली अपना ई वे बिल कब वैलिड होता है? ओनली अगर आपने पार्ट बी में डिटेल्स फिल किया होगा, ट्रांसपोर्टर का गाड़ी नंबर वगैरह डाला होगा तो ही आपका ई वे बिल वैलिड होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया कि कौन से केस में अगर आपने पार्ट बी में डिटेल्स नहीं डाला तो भी चलेगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू 50 किलोमीटर। मतलब अगर आपका मूवमेंट हो रहा है, इंट्रास्टेट मूवमेंट हो रहा है विच इज़ अप टू 50 किलोमीटर, तो अगर आपने ई वे बिल में पार्ट बी नहीं भरा तो भी चलेगा। ये पार्ट में याद रखना, उसने आपको एग्जेम्पशन दिया है ओनली फ्रॉम पार्ट बी। आपको ई वे बिल जनरेट करना है, आपको पार्ट ए भी फिल करना है, आपको सिर्फ क्या नहीं करना? आपको सिर्फ पार्ट बी में डिटेल नहीं डालना। तो उसके लिए याद रखना कि आपका इंट्रास्टेट मूवमेंट में डिस्टेंस होना चाहिए अप टू 50 किलोमीटर, ठीक है। एंड उसमें भी कहाँ से? फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू द ट्रांसपोर्टर या फिर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इधर इंट्रास्टेट मूवमेंट ही कवर्ड, इंट्रास्टेट मूवमेंट एंड अप टू 50 किलोमीटर, बराबर। नेक्स्ट
अभी नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। मानो मेरे को जो गुड्स भेजना है वो बहुत दूर भेजना है, तो उसके लिए ऐसा हो सकता है पहले एक जगह से दूसरे जगह तक एक ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा, फिर वो जगह से दूसरे जगह तक नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा। तो वो केस में वो क्या बोल रहा है, हर जो भी नया नया ट्रांसपोर्टर आपके पिक्चर में आएगा ना, उसको आपके ई वे बिल में व्हीकल नंबर को अपडेट करना पड़ेगा। तो देखो, इन सच केसेस द ट्रांसपोर्टर और जनरेटर ऑफ द ई वे बिल शैल अपडेट द न्यू व्हीकल नंबर इन पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब ई वे बिल एक ही रहेगा, वो एक ही ई वे बिल पे अपन बार बार व्हीकल नंबर अपडेट करते हैं, बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आता है कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अभी कंसोलिडेटेड ई वे बिल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके मॉड्यूल में दिया गया है कि दिस प्रोविजन हैव नॉट बीन मेड इफेक्टिव, लेकिन हमारे मॉड्यूल में दिया गया है, इसके लिए हम सेफर साइड पे उसको पढ़ के रख रहे हैं। कंसोलिडेटेड ई वे बिल मतलब क्या, मानो मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं 4-5 लोगों का सामान लेके जा रही हूँ, तो मैं क्या सोचूंगी, अरे मैं 4-5 लोगों का ई वे बिल लेके जाऊंगी ना, इससे अच्छा मैं क्या करती, इससे अच्छा मैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना लेती। मतलब उसमें क्या होगा, उसमें एक ही वो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल में वो बाकी 4-5 ई वे बिल के डिटेल्स आ जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टर ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करेगा, वो कहाँ से करेगा, आपके ई वे बिल के पोर्टल से, एंड वो करेगा इन फॉर्म GST EWB 02। एंड अभी वो लोग क्या बोलते हैं कि वेर द कंसाइनी हैज़ नॉट जनरेटेड द ई वे बिल and the aggregate of the consignment value is more than 50,000, the transporter shall generate individual form e-way bill on the basis of invoice or bill। मतलब वो बोलता है अगर कंसाइनी ने नहीं किया आपका ई-वे बिल जनरेट, ठीक है, अभी मेरे व्हीकल में बहुत सारे लोगों का सामान होगा, तो अभी वो क्या बोल रहा है कि अभी ऐसा हो सकता है ना कि इंडिविजुअल लोगों ने शायद इसके लिए जनरेट नहीं किया होगा क्योंकि उनका वैल्यू क्रॉस नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं एज अ ट्रांसपोर्टर सबका ऐड करके देखती हूँ, अगर तब मेरे को पता चलता है इट इज़ मोर देन 50,000, तो मेरे को सबके लिए इंडिविजुअल ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। एंड देखो, उन्होंने खुद ने भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखा है, दिस प्रोविजन इज नॉट येट इफेक्टिव। तो ये 99% तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर 1% अगर आपके ICAI को आपका पेपर में कुछ डिफ़िकल्ट डालना होगा तो उन लोग ये शायद डाल सकते हैं। तो हमने तो पढ़ लिया क्योंकि इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार सिर्फ रीड कर लेना, बराबर। अभी नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल। अभी अगर आपके ई-वे बिल में कुछ भी मिस्टेक वगैरह हुआ तो वो लोग क्या बोलते हैं, आप ई-वे बिल को है ना एडिट नहीं कर सकते, आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। एंड वो भी कैंसिल कब तक हो सकता है, कैंसिल इट कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन। मतलब आपने जब भी जनरेट किया उसके 24 आवर्स तक ही वो कैंसिल हो सकता है। एंड इसमें एक और केस है कि मानो अगर आपका ये जो ई-वे बिल है बीच में ट्रांजिट के टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर किसी ने उसको वेरीफाई कर लिया, अगर किसी ने उसको चेक कर लिया, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। देखो, नॉर्मल केसेस में इट कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स, लेकिन मानो आपका ई-वे बिल बीच में किसी तो डिपार्टमेंट, किसी तो ऑफिसर ने चेक कर लिया था, तो अभी वो ई-वे बिल चेक हो चुका है, तो अभी आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, बराबर। नेक्स्ट देखो, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसमें आपका अमेंडमेंट आया है, बराबर, स्टैट्यूटरी अपडेट May 20 में। अभी इसमें क्या हुआ है, इसमें सब जगह पे आपका मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट भी ऐड हो गया, बराबर, सब जगह पे आपका मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऐड हो गया। एंड मल्टी मोडल में उन्होंने क्या बोला है कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी ट्रांसपोर्ट बाय शिप, ठीक है। तो ये आपके स्टार्ट अपडेट में है। अभी इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर वो मल्टी मॉडल से, एंड इफ योर डिस्टेंस इज अप टू 100 किलोमीटर, तो आपका वैलिडिटी विल बी फॉर 1 डे, बराबर। एंड अगर आपका 100 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ यू विल गेट 1 एडिशनल डे। तो ये जो पहला 2 पॉइंट बात करता है, ये बात करता है आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, बराबर। तो अगर 100 किलोमीटर्स है तो 1 डे, 150 किलोमीटर्स है तो 2 डे, 250 किलोमीटर्स हो गया तो 3 डेज। वैसे फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलते जाए। अभी नेक्स्ट जो 2 पॉइंट उसने बात किया है, वो उसने बात किया है इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड मल्टी मॉडल, बराबर। ऊपर उसने क्या बात किया था, अदर देन ओवर डायमेंशनल एंड मल्टी मॉडल। अभी ये जो लास्ट 2 पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग योर ओवर डायमेंशनल एंड मल्टी मॉडल।
तो क्या बोल रहा है ये, अगर आपका ट्रांसपोर्ट होता है ओवर डायमेंशनल या फिर मल्टी मॉडल से, एंड इफ योर किलोमीटर्स इज अप टू 20 किलोमीटर, सो इट विल बी वैलिड फॉर 1 डे। एंड अगर मानो 20 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, दैट इज़ फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड ये सब आपको कब से कैलकुलेट करना है, ये सब आपको करना है रेलेवेंट डेट से। अभी रेलेवेंट डेट का मतलब क्या होता है, मानो मेरा ई वे बिल जनरेट किया था मैंने 10th ऑफ अप्रैल को, ठीक है, तो 10th ऑफ अप्रैल को मानो मैंने सुबह किया था 10 बजे, तभी वो लोग क्या बोलते हैं आपका ये कब एक्सपायर होगा, आपको आपने जिस दिन ई वे बिल जनरेट किया ना, आप उसका फॉलोइंग डे देखो। फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट डे, मतलब हम देखेंगे 11th ऑफ अप्रैल। तो लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका ई वे बिल वैलिड रहता है वो रहता है नेक्स्ट डे के मिडनाइट तक। मतलब 11th अप्रैल का मिडनाइट मतलब 12 o'clock, तो हम उसको 11th का मिडनाइट या 11th एंड 12th का मिडनाइट बोल सकते हैं। अरे रात का जब 12 बजता है तब हम ऐसा थोड़ी बोल सकते कि अभी 11 अप्रैल या 12 अप्रैल है, वो तो दोनों का मिडनाइट है ना। इट इज़ द मिडनाइट ऑफ 11th अप्रैल एंड 12th अप्रैल। तो जो हमने ई वे बिल बनाया था 10th अप्रैल को, दैट विल बी वैलिड टिल 12th, दैट विल बी वैलिड टिल मिडनाइट। कौन से डेट का मिडनाइट तक, 11th एंड 12th का। आपके रेलेवेंट डेट का मतलब वही होता है ना। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपके मॉड्यूल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, जिस दिन आपने जनरेट किया आपको उसका नेक्स्ट दिन देखना है, वो नेक्स्ट दिन का मिडनाइट, बराबर। तो ये मिडनाइट तक मेरा एक दिन खत्म होता है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल। अभी जो भी पर्सन जो मूवमेंट कॉज कर रहा है वो क्या करेगा, वो ई वे बिल बनाएगा। तो अभी सामने वाले पर्सन को है ना उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन मानो सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया स्पेसिफाइड टाइम तक, तब हम उसको ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि द ई वे बिल इज एक्सेप्टेड। अभी इसका टाइम लिमिट देखो कि आपको कब तक उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। 72 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने ये दोनों के विच एवर इज अर्लियर तक एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं किया तो इट विल बी डीम दैट कि आपने ई वे बिल को एक्सेप्ट कर लिया, बराबर। फिर नेक्स्ट देखो, इज ई वे बिल रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस। तो अभी ये चैप्टर में ना आपको एक बहुत बड़ा सारा लिस्ट दे के रखा है कि जहाँ पे आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना। अभी वो वाला लिस्ट आपको लर्न रट्टा नहीं करना है, बिकॉज वो एक तो सबसे पहले वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिस्ट है, एंड आप उसको 2-3 बार रीड कर लो। अगर आपने उसको 2-3 बार रीड कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको उसको रट्टा नहीं मानना। उसमें आप मेन पॉइंट याद रख सकते हो कि वो एलपीजी का केस रहेगा, एलपीजी ट्रांसपोर्ट किया तो ई वे बिल नहीं आएगा। ऐसा कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट किया विच इज़ एग्जेम्प्टेड तो नहीं आएगा। ऐसा कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट किया विच इज़ नॉट सप्लाई एज पर शेड्यूल 3 तो नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट वाले बंदे ने किया तो भी ई वे बिल वगैरह नहीं आएगा, बराबर। चलो लास्ट फ्यू पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस टू बी कैरीड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस। अभी जो भी बंदा ट्रांसपोर्ट कर रहा है अभी उसको ई वे बिल अपने साथ में रखना पड़ेगा, बराबर। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, ई वे बिल तो रखना ही पड़ेगा, प्लस उसको साथ में अपना बेस डॉक्यूमेंट भी रखना पड़ेगा। बेस डॉक्यूमेंट मतलब क्या, या तो इनवॉइस रखना पड़ेगा, या तो बिल ऑफ सप्लाई रखना पड़ेगा, या तो डिलीवरी चालान साथ में रखना पड़ेगा। फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि अभी साथ में ई वे बिल भी रखना है। तो ई वे बिल रखने का ना 3 ऑप्शन है, या तो उन लोग फिजिकल फॉर्म में रखेंगे प्रिंट आउट, या तो उन लोग के पास ई वे बिल का नंबर रहेगा तो भी चलेगा, और मैप टू अ RFID एम्बेडेड ऑन टू अ कन्वेंस। अभी RFID मतलब क्या था, अभी सपोज मेरे गाड़ी में गुड्स जा रहा है तो मेरी गाड़ी में ना एक डिवाइस लगाया जाएगा, उसमें ना सारी डिटेल्स रहेंगे कि सारी ई वे बिल से रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी। फिर जब अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा ना तो बीच में ऐसे हो सकता है कोई प्लेसेस पे ना रीडर लगा रहेगा, तो उन लोग क्या करेंगे, वो रीडर से वो डिवाइस को रीड करेंगे एंड उन लोग बोलेंगे अरे हाँ अच्छा ठीक है चलिए ये गुड्स मेरे गाड़ी में इतना गुड्स है। तो अभी उन लोग के पास में डिटेल्स आ गया कि मैंने ई वे बिल में क्या डिटेल डाला था, तो अभी उन लोग वो डिटेल और उन लोग मेरे व्हीकल में जो एक्चुअल गुड्स जा रहे हैं उन लोग उसको मैच कर, बराबर। तो RFID मतलब वो आपका एक डिवाइस है एंड आपके रीडर्स इंस्टॉल्ड रहेंगे तो उससे आपके सारे ई वे बिल का डिटेल पता चल जाएगा। नेक्स्ट अभी वो क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड
कन्वेंसेस। अभी कमिश्नर के पास में पावर है कि वो किसी को भी ऑथराइज कर सकता है, कोई भी ऑफिसर को बोल सकता है कि भाई तेको ये गुड्स वगैरह वेरीफाई करना है या तेको पूरा का पूरा कन्वेंस ही वेरीफाई करना है। ठीक है, ये तो उन लोग जो वेरीफाई करेंगे उन लोग शायद ऐसा रैंडम बेसिस पे कर सकते हैं, एक तो वो है। एंड सेकेंडली उन लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक कन्वेंस। मतलब है ना, अपन को सपोज वो प्रॉपर ऑफिसर वगैरह को कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आया है कि भाई यहाँ से जो एक गाड़ी जाएगा जिसका ये व्हीकल नंबर है, इसमें कुछ तो झोल है, इसको रुका के इसका इंस्पेक्शन करना। तो आपका ये जो कमिश्नर है वो ऐसा रैंडम इंस्पेक्शन के लिए भी बोल सकता है एंड ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के इंस्पेक्शन के बारे में भी बोल सकता। नेक्स्ट अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। अभी ये जो प्रॉपर ऑफिसर वगैरह आके जो अभी आपका इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं ना, उसका उनको एक समरी रिपोर्ट देना पड़ेगा ऑनलाइन विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन। एक तो उन लोग समरी रिपोर्ट देंगे विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड एक उन लोग देंगे फाइनल रिपोर्ट उन लोग देंगे विद इन 3 days ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो अभी उन लोग क्या बोल रहे हैं कि मानो ये प्रॉपर ऑफिसर वगैरह 3 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट नहीं दे पाए तो उनको और एक्स्ट्रा 3 days मिलेगा। ठीक है, मतलब जो भी उन लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसका समरी उनको देना है विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड उसका फाइनल रिपोर्ट उनको देना है विद इन 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन, बराबर। एंड नेक्स्ट वो लोग अभी लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि मानो मेरा कोई व्हीकल था जो एक जगह पे ऑलरेडी किसी एक ऑफिसर ने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो अभी आगे जाके मानो मेरे को वापस कोई एक ऑफिसर रुकाता है तो मैं उसको बोलूँगी भाई ऑलरेडी मेरा पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी तो वापस मेरे गुड्स का मेरे कन्वेंस का फिजिकल वेरिफिकेशन मत कर। ठीक है, लेकिन उसमें भी उन लोग बोलते हैं कि अगर सपोज मेरा एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो मेरा वापस हो सकता है, कौन से केस में, अनलेस इधर देखो, अनलेस अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स इज मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली। अगर सपोज किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ टैक्स इवेड किया है तो उन लोग सेकेंड टाइम भी मेरे गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वरना नॉर्मली अगर एक बार कर दिया तो वापस करने का ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं, वेर अ व्हीकल हैज़ बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 minutes, द ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉमन पोर्टल। मानो किसी को ट्रांसपोर्टर को पकड़ा है, वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ घोटाला निकला एंड मानो वहाँ पे उसका जो व्हीकल वगैरह था उसको डिटेन करके रखा फॉर मोर देन 30 minutes, फॉर पीरियड एक्सीडिंग 30 minutes, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को ना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो भी कन्वेंस वगैरह था वो सब कुछ डिटेन हो गया है एंड वो डिटेन हुआ है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 days, बराबर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट वॉज योर टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड ई-वे बिल, करेक्ट।